स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल MGM कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, हम लास्ट वीडियो में केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे थे। तो आज केमिकल इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। आज हम शुरुआत क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो 2A गैस है वो डिसोसिएट होकर 2B गैस और C गैस बना रही है और हमें दे रखा है कि जो रिएक्शन का Kc है वो 0.1 है और हमें Kp निकालना है किस पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि Kp और Kc के बीच में कुछ रिलेशन होता है, तो वही रिलेशन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अपन। यहाँ पे यूज़ करेंगे अगर, तो उस रिलेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो रिलेशन क्या होता है, Kp इक्वल्स टू KCRT की पावर डेल्टा Ng। क्या रिलेशन होता है, Kp इक्वल्स टू KCRT की पावर डेल्टा Ng। ओके, Kp इक्वल्स टू KCRT की पावर डेल्टा Ng। तो सबसे पहले डेल्टा Ng निकाल देते हैं। डेल्टा Ng क्या होता है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। तो गैसियस प्रोडक्ट के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 और 1। तो यहाँ आएगा 2+1 माइनस में 2, ठीक है। तो ये जाएगा 3 - 2, मतलब डेल्टा Ng की वैल्यू आ गई अपनी कितनी, 1 आ गई। अब यहाँ पे Kp का वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, Kc की वैल्यू रख दूँगा, कितना देखा है 0.1। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.082 इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, T इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। मतलब टेम्परेचर को किस में लेना होता है अपने को, केल्विन में, 300 केल्विन। तो जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो Kp आ जाएगा अपना 2.4, ठीक है। Kp कितना आ जाएगा 2.4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि CaCO3 सॉलिड जो डिसोसिएट हो रहा है CaO सॉलिड और CO2 गैस में, और हमें पूछा है कि Kc एंड Kp का रेशियो 127 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। अगेन यही रिएक्शन लगाएंगे, Kp इक्वल्स टू KCRT की पावर डेल्टा Ng, ठीक है। सबसे पहले डेल्टा Ng निकालते हैं। डेल्टा Ng कितना आएगा यहाँ पे, डेल्टा Ng इक्वल्स टू आएगा 1 - 0 दैट इज़ 1। 1 - 0 क्यों, 1 इसके लिए, बाकी ये दोनों सोया है सॉलिड हैं, तो 1 - 0 1 आएगा डेल्टा Ng, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, Kp अपॉन Kc निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो Kp अपॉन Kc इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, RT की पावर डेल्टा Ng कितना 1, RT की पावर डेल्टा Ng 1 आ गया, मतलब ये 400 R हो जाएगा, 127 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना 400 केल्विन, 273 ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो Kp अपॉन Kc कितना आ जाएगा, Kp अपॉन Kc आ जाएगा 400R। और हमें क्या पूछा है, Kc अपॉन Kp का रेशियो, Kc और Kp का रेशियो पूछा है, तो ये हो जाएगा 1/400R, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। NH4HS जो है सॉलिड जो है वो क्या बना रहा है, NH3 गैस एंड H2S गैस। हमें बोल रखा है अगर Kp ऑफ द रिएक्शन इज -170 डिग्री सेल्सियस इज 10 के बाद -2, देन कैलकुलेट Kc। अगेन क्या करना है, Kp इक्वल्स टू KCRT की पावर डेल्टा Ng लगाना है। Kp इक्वल्स टू KCRT की पावर डेल्टा Ng। अगेन सबसे पहले डेल्टा Ng कैलकुलेट करना है, तो कितना जाएगा 1 + 1 2 - 0 दैट इज़ 2। तो डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। Kp कितना दे रखा है अपने को 10 की पावर -2, Kc निकालना है। R कितना दे रखा है, R होता है 0.08, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है -173 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 केल्विन। -173 में 273 प्लस करेंगे तो टेम्परेचर जो आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा 100 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 100 की पावर डेल्टा Ng मतलब 2 की पावर 2। तो यहाँ से Kc की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 2 -2 अपॉन 0.08 इंटू 10 की पावर 100 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो यह आ जाएगा Kc इक्वल्स टू 10 की पावर 2 -2 अपॉन 8 इंटू 8। यह आ जाएगा स्टूडेंट्स आंसर आपका, ठीक है। तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने दे रखा है किस केस के लिए Kp जो है Kc से लेस देन होगा। जहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू लेस देन होगी वहाँ पे Kp लेस देन Kc होगा। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा Ng किस में 0 है। तो फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है उसमें डेल्टा Ng कितना है, इसमें तो डेल्टा Ng कितना आ रहा है 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 एंड 1 है। तो 2 - 2 कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे कितना आएगा डेल्टा Ng, यहाँ पे डेल्टा Ng आएगा 2 - 1 दैट इज़ 1। यहाँ कितना आएगा डेल्टा Ng दैट इज़ 1 - 0 दैट इज़ 1। और यहाँ डेल्टा Ng कितना आएगा
1 माइनस 2 दैट इज़ -1, मतलब डेल्टा एन जी -1 यहाँ पे मिल रहा है अपने को। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना ऑप्शन 4, जहाँ पे के पी लेस देन के सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले कारक या के इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करने वाले कारक। फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर को जो इफेक्ट है, टेम्परेचर को इफेक्ट किससे देखा जाता है? वांट ऑफ इक्वेशन से। ठीक है, वांट ऑफ इक्वेशन आपके सामने यहाँ ब्रैकेट में लिखी हुई है, वो क्या है? लॉग K2/K1 इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303R 1/T1 माइनस 1/T2, जहाँ पे जो डेल्टा एच है वो क्या बताता है? हीट ऑफ रिएक्शन। K1 T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और K2 जो है T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, अब सपोज अगर रिएक्शन की जो टेम्परेचर है वो बढ़ाया जाता है, मतलब T1 से T2 किया जाता है, और T2 की वैल्यू T1 से क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, T1 से T2 किया जाता है, T2 की वैल्यू T1 से ज़्यादा है, तो इस इक्वेशन में ये वाला जो ब्रैकेट है ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, मतलब कि 1/T1 माइनस 1/T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। तो log K2/K1 डेल्टा एच अपॉन 2.303R और ब्रैकेट में पॉजिटिव, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है तो ये इसमें प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो लॉग K2/K1 इक्वल्स टू डेल्टा एच पॉजिटिव। अब सारा काम किस पे आ जाता है? अपना डेल्टा एच पे। अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो लॉग K2/K1 क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब K2/K1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या होगा? K2 ग्रेटर देन K1। तो हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर K बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर K बढ़ता है। और इसी तरह केस सेकंड, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, तो लॉग K2/K1 क्या होगा? नेगेटिव, मतलब K2/K1 की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो K2 लेस देन K1 होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर K क्या हो जाता है? कम हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, और केस थर्ड, जब डेल्टा एच 0 होता है तो लॉग K2/K1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब K2/K1 इक्वल्स टू 1, मतलब K2 इक्वल्स टू K1, मतलब कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जब डेल्टा एच इक्वल्स टू 0 होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर K क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूँ तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, जब डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होगा तो तापमान बढ़ाने पर के बढ़ता है और तापमान घटाने पर के कम हो जाता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल्टा एच लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर के कम हो जाता है और टेम्परेचर घटाने पर के बढ़ जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, हम देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 25 डिग्री सेल्सियस पर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कितना दे रखा है? 10⁻²। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है 35 डिग्री सेल्सियस किया जाता है तो नया कांस्टेंट 10⁻³ हो जाता है। तो हमें नेचर ऑफ द रिएक्शन बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो 10⁻² से 10⁻³ हो गया, मतलब कम हो गया। तो तापमान बढ़ाने पर के कम होता है। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, जब डेल्टा एच लेस देन 0 हो। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? ऑप्शन सेकेंड। इसी तरह से एक और ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, विच प्लॉट रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस को कौन सा प्लॉट रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे सब जगह लॉग के और 1/T में ग्राफ दे रखा है, तो इसके हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जब एक्सोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर के क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आप देखो के तो सेम रखो और टेम्परेचर को क्या कर दो? 1/T कर दो, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो 1/T क्या होगा? कम हो जाएगा, मतलब 1/T करने पर के क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो 1/T को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो के क्या होगा? बढ़ेगा। 1/T को मैं बढ़ा दूंगा तो के बढ़ेगा, इसका मतलब 1/T को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो लॉग के भी बढ़ेगा। ठीक है, तो 1/T को बढ़ाने पर लॉग के बढ़ रहा है, मतलब दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। तो ऐसा जो मतलब ग्राफ है वो किस में आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में, एक्सोथर्मिक है ये। यहाँ पे देखो 1/T को बढ़ाने पर के भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक, ये हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये आएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मेथड टू राइट द केमिकल इक्वेशन, मतलब प्रभावित करने वाले कारकों में क्या है कि केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका ये भी इफेक्ट करता है। तो केस फर्स्ट, जब हमें एक रिएक्शन दे रखी है ए से बी, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखूंगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब B/A। अगर मैं इस रिएक्शन को M से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, तो ये रिएक्शन क्या बन जाती है? MA से MB। तो K2 क्या लिखूंगा? जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पावर में चले जाते हैं, B की पावर M, A की पावर N। अब देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो K2 है वो इस K1 पे पूरा का पूरा पावर लगाने पर आया है। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे K2 की इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? K1 की पावर M। मतलब कि अगर किसी रिएक्शन को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो जो नंबर होता है उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाता है। ठीक है,
मतलब कि यहाँ K1 की पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यही यहाँ पे स्टेटमेंट में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। केस सेकेंड में स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखी है A से B, इसके लिए K1 लिखा हुआ है B/A, और एक रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या किया हमने, रिवर्स कर दिया। क्या किया, रिवर्स कर दिया। जब रिवर्स कर दिया तो ये B से हो जाएगी, तो K2 क्या आ जाएगा, A/B। अब क्या करते हैं यहाँ पे A से डिवाइड कर देते, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा B/A, और B/A की वैल्यू कितनी, K1, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/K1, मतलब K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने 1/K1, ठीक है। मतलब कि अगर हम रिवर्स को रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है पहली वाली रिएक्शन का, ठीक है। ये यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है, अगर दो रिएक्शन को ऐड करें, सपोज A से B एक रिएक्शन है, इसके लिए K1 ये ले रखा है, और C से D एक रिएक्शन है, उसके लिए K2 ये ले रखा है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जब रिएक्शन को ऐड कर देते हैं ना, तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, K1 इंटू K2 हो जाता है। और एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। एनर्जी भी क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे है कि जब दो रिएक्शन को हम ऐड कर दें तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इन तीनों के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है 2NH3 N2 3H2, K1 दे रखा है और इस रिएक्शन के लिए K2 दे रखा है। हमसे पूछा है कि K1 और K2 में क्या रिलेशन है। तो जो पहली वाली रिएक्शन है उसको मैं अगर रिवर्स कर दूँ, इस रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स कर दूँ, ठीक है, रिवर्स कर दूँ तो ये आ जाएगा N2 + 3H2, इससे क्या आ जाएगा 2NH3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1/K1 रिवर्स करने पर। उसके बाद इस रिएक्शन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये जाएगा 2N2 + 6H2 गिव्स, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 4NH3, सॉरी 6, 2 2 जो 4NH3, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 1/K1 का स्क्वायर। अब मुझे ये वाली जो रिएक्शन है ये कहाँ दिख रही है, ये मुझे रिएक्शन दिख रही है सेकंड में। इसका मतलब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा, K2 = 1/K1 का स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं 2H2 2I2 4HI, इसके लिए K1 है। और नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन है 3H2 3I2 से 6HI, इसके लिए K2 रिएक्शन है। तो मैं क्या करूँ, जो पहली वाली रिएक्शन है उसको मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैं पहली वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाइड बाय 3/2 करूँ तो मुझे ये मिल जाएगी 3H2 + 3I2 से 6HI ऐसा मिल जाएगा। इसका मतलब पहली वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 3/2 से, और ये रिएक्शन मिल जाए। और इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, K2। तो K2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, K1 की पावर 3/2 के बराबर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है S + O2 SO2, इसके लिए K1 है। S + 3/2 O2 SO3, इसके लिए K2 है। और हमें निकालना है इस रिएक्शन के लिए K इक्विलिब्रियम। तो यहाँ देखो SO3 जो है वो इस साइड पे दिख रहा है और SO2 जो है वो इस साइड पे दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पहली वाली रिएक्शन को क्या कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। जो फर्स्ट रिएक्शन है इसको मैं क्या करूँ, रिवर्स करूँ। अगर मैं रिवर्स करूँगा इसको तो ये हो जाएगी SO2 से S + O2, तो ये हो जाएगा 1/K1, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K1 हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरी वाली रिएक्शन है उसको मैं ऐसे ही लिख दूँ S + 3/2 O2 से SO3, ठीक है। तो ये हो जाएगा K2, और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे को डिज़ायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। ये हो जाएगा SO2, ये S तो कैंसिल हो जाएगा, SO2 + 3/2 में O2 में से 1/2 गया तो 1/2 बच जाएगा, और ये क्या बच जाएगा SO3। मतलब ये वाली रिएक्शन आ गई। और इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम है। और जब हम इक्विलिब्रियम इन रिएक्शंस को ऐड कर देते तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से K इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कितनी, K2/K1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन का K दे रखा है, ये K1 क्यूब K1² K3/K2 की पावर 3, तो हमें एनर्जी निकालना है। तो ई इफेक्टिव जो होगी, एनर्जी क्या होती है, ऐड होती है ना, तो ई इफेक्टिव कितनी जाएगी 2E1 + E3 माइनस में 3E2, ये हो जाएगा आंसर इसका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर नॉट अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो इफेक्ट नहीं करता है। दूसरा है प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये इफेक्ट नहीं करते हैं। और चौथा है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैसे इफेक्ट नहीं करता है। कैटलिस्ट इफेक्ट करता है के एफ एंड के बी को सेम इंप्रेशन से इफेक्ट करता है। तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए कैटलिस्ट भी क्या करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करता है। तो ये आज का मेरी तरफ से इतना ही था स्टूडेंट्स। आगे का जो चैप्टर है हम अगले वीडियो में आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस थैंक यू। ओके, थैंक यू।